नमस्कार सभी को। ज्वाला शक्ति संगठन की ओर से बेटा बचाओ अभियान में जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का और जितने भी लोग हमारे फौजी भाइयों के लिए सैल्यूट। जय हिंद। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रही हूँ, मुझे पता है काफ़ी लोगों के मन में सवाल हैं, काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एटा वाला केस है इसमें आखिर हुआ क्या था, मैंने किया क्या था और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमको क्रिएट हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम को हमको फेस करना पड़ा, क्यों, उसका क्या रीज़न रहा और उसके इम्पैक्ट क्या है, बैड इम्पैक्ट क्या थे, गुड इम्पैक्ट क्या थे, वो सारी चीज़ें। तो पहले तो आपको मेरे फेस से देखने से लग रहा होगा पिछले कई दिनों से मैं सोई तक नहीं हूँ, क्योंकि लगातार जैसे ही मैंने ये काम लॉकडाउन की वजह से जो काम बंद पड़ा हुआ था, जिन लोगों की वजह से मैं हेल्प नहीं कर पा रही थी, फिर स्टार्टिंग किया तो काफ़ी दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है, काफ़ी दिनों से परेशान रही। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एटा वाले मामले की। तो एटा वाले मामले में दरअसल मैं अब शुरू करती हूँ अपनी वो सारी बातें हैं जो आपके मन में सवाल हैं, उस वीडियो को देखने के बाद, उन सारे वीडियो को जानने के बाद कि इसमें आखिर फिर क्या हुआ और ऐसा हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें, उसके सवाल सारे आपको जवाब यहाँ मिलेंगे। कुछ मूर्ख हैं जो अभी भी ये बोल रहे थे अरे वो हाथ छुड़ाकर भाग गई, वो ये हो गया, वो हो गया। कभी इस प्रॉब्लम को फेस किया है आपने? कभी वहाँ पे खड़े होकर देखा है कि जब इस प्रॉब्लम में कोई इंसान खड़ा होता है उसको कैसा लगता है, क्या उस समय सिचुएशन कैसी होती है, उस समय हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कभी ये सुना है जब आपकी मदद के लिए आपका प्रशासन आपके साथ नहीं हो, जब आपकी मदद के लिए प्रशासन को बोलने के बाद प्रशासन आपकी हेल्प के लिए खड़ा ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? फिर भी अगर आप अपने उस जुनून और उसने अपने जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करने के लिए अगर आप वहाँ खड़े हो, अगर आप अपनी बात पर अड़े हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर, लेकिन कुछ दल्लों ने, कुछ कुत्तों ने उसमें भी कमियां ढूंढना शुरू कर दी थी। चलो कोई बात नहीं, जो जैसा वैसा, सीधी सी बात है। तो इस मामले की शुरुआत होती है एक एटा ज़िले में एक गाँव है, रिजोर थाना है, रजकोट थाना, रजकोट गांव रजकोट है। और सबसे बड़ी बात है कि थाना रिजोर और गांव का नाम है रजकोट। इस गांव में रहने वाला एक युवक है संदीप यादव। संदीप यादव एक लड़का, जिसके पड़ोस में ही रहने वाली लड़की, जैसा कि मैं नाम उल्लेखित कर चुकी हूँ पहले, और इस लड़की ने संदीप यादव को प्रपोज़ किया प्रेम संबंधों के लिए। और संदीप यादव जब इससे प्रेम के लिए मान गया, क्योंकि दोनों चूंकि एक ही समाज के थे, तो इसलिए शादी बहुत ईजिली हो जाना संभव था। तो जो संदीप था वो शादी के लिए एग्री था, लेकिन संदीप को उसी समय ये पता चला कि ये लड़की जो है वो किसी और के साथ भी प्रेम संबंध में है। जब संदीप को ये सारी जानकारी मिली तो संदीप ने कुछ जानकारी जुटाते हुए वो उस युवक तक पहुंचा जिस युवक के साथ ये प्रेम संबंध में थी। उसका नाम था आनंद। जो आनंद लड़का था, ये लड़की उसके साथ भी प्रेम संबंध में थी। और ये सारी जानकारी जब संदीप को लगी तो संदीप ने उससे शादी के लिए इनकार किया और कह दिया कि तुम इस लड़के के साथ ही रहो, मैं आगे तुमसे रिलेशन नहीं रखना चाहता। दरअसल ये पूरा जो मास्टरमाइंड है, ये जो उसका प्रेमी है दूसरा वाला, ये उसका काम था। उस लड़के को जब ये पता चला कि संदीप जो है ये पुलिस की तैयारी कर रहा है और उसकी नौकरी लग जाएगी, तो इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के तहत संदीप और उसके परिवार को फंसाने का इन्होंने पूरा प्लान तैयार किया, क्राइम पेट्रोल देख देख कर के किस तरीके से इनको फंसाना चाहिए। तो शुरुआत होती है, लड़की पूरी तरीके से आनंद के पास आ जाती है और एक एफआईआर दर्ज होती है गुमशुदगी की, लड़की के पिताजी की तरफ से। लड़की के पिताजी गुमशुदगी दर्ज कराते हैं, लेकिन उस दौरान देखा जाता है कि संदीप यादव जो है, संदीप यादव ट्रेनिंग पर था। तो ट्रेनिंग पर होने के साथ जब ये धारा 300 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और पूरा मामला संदीप के ऊपर डाल दिया जाता है कि संदीप के साथ ये भाग कर गई है, संदीप इसको भगा कर ले गया। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह, जिस इंसान के पास मेरे ख्याल से एक ऐसा गांव जहां पर ठीक से लाइट भी नहीं आती है, वहाँ उनका कहना था कि 8 से 10 लाख रुपए उनके घर में रखे हुए थे, तो लड़की वो लेकर भागी है, ज्वेलरी और 8 से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी या कैश जो भी था, ये सब लेकर भागी है। और पूरा मामला संदीप यादव के ऊपर डाल दिया जाता है। संदीप यादव के ऊपर ये मामला डालने के बाद धारा 366 के तहत जब इन लोगों का किसी भी तरीके से राजीनामा होता है या कुछ भी होता है, तो लड़की इस एफआईआर पर एफआईआर लग जाती है, संदीप यादव बच जाता है।
अब इनकी शुरुआत होती है दूसरे तरीके से कि अब इसको किस तरीके से फंसाया जाए, क्योंकि संदीप यादव की नौकरी लग चुकी थी। तो अब उस लड़की और इस लड़के के मन में ये बात आई कि इसकी तो नौकरी लग गई है, काश इसको हमने फंसा लिया होता तो और पैसे मिल सकते थे। तो इन लोगों ने उसके ऊपर, एक जो भाई था संदीप यादव का, ओमवीर, ये रहता था लखनऊ में। लड़की ने खुद फ़ोन करके ओमवीर से कहा कि तुम मेरी नौकरी लगवा दो, संदीप ने कहा है, और मैं आगे से अब इस तरह की कोई गलती नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ नौकरी लगवा दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकूँ। तो संदीप यादव का कहना था भैया ठीक है, गांव की है लड़की है हमारी, इस अकॉर्डिंग ठीक है, हम तेरी इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो उसने बोल दिया तुम चली जाना लखनऊ और कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी लग जाएगी, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करो और अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करो। तो लड़की लखनऊ पहुंचती है अपने प्रेमी आनंद के साथ। जब वहां पहुंचती है और उस लड़के के पास, ओमवीर जो उसका भाई था संदीप का, उसके पास पहुंचने के बाद 2 से 3 दिन उसके यहाँ खाती है, पीती है, रुकती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल ये लड़की अपने अगले प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करने गई थी। तो जब इसने वो एविडेंस कलेक्ट कर लिया और इसने अब ओमवीर को भी लपेटे में ले लिया, जाकर वापस एटा आई अपने प्रेमी के साथ और एक FIR दर्ज कराती है कि ओमवीर, संदीप ने मिलकर, एक महिला ने मेरे को कमरे में बंद कर लिया और 2 लोगों ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया। तो धारा 376 के तहत एक मुकदमा कायम हो जाता है। ओमवीर उसको जेल में पहुंचा दिया जाता है। संदीप जो है, जिसकी पोस्टिंग हो चुकी थी, और संदीप यादव पे दबाव बनाया जाता है। इसके बाद लड़की द्वारा, अब ये बताइए कोई पीड़िता है, और ये चलो मैं बाद में बात करूँगी कि पुलिस ने कहाँ कहाँ इसमें अपनी लीक पोल छोड़ी हुई है। तो जब यहाँ पर ये मामला 376 का दर्ज हो जाता है, लड़की द्वारा खुद अपने फ़ोन से व्हाट्सएप कॉलिंग पर लड़के के परिवार से कांटेक्ट करना और पैसे की डिमांड करना कि मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं इस केस को वापस ले लूँगी, तुम्हारे दोनों भाइयों को बचा लूँगी। और बड़ी फिल्मी स्टाइल में एक बैग में पैसा आएगा, दूसरे बैग में पैसा जाएगा, ये इस तरह की, मतलब उसको कोई ना कोई गाइड कर रहा था। ये हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये केवल उसका अकेले का खेल नहीं था, इसमें एडवोकेट भी, इसमें पुलिस वाले भी उसको पूरा संरक्षण दे रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में हम आगे बढ़े। 22 जुलाई को सबसे पहले लड़की के बताए हुए स्थान पर मैं पहुंची, जहां पहुंचने के बाद मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की कि लड़की क्या बोल रही है। तो लड़की स्टार्टिंग में थोड़ी इधर उधर की बातें कर रही थी, तो मैंने सीधा बोला मेरे पास इतना समय नहीं है, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए और आप क्या चाहती हैं वो बताइए। तो जब लड़की ने बताया कि ठीक है आप पैसे कैसे दोगी, क्या है ये सारी चीज़ें, तो उसने बताया। तो पैसा किस तरीके से लेना है, किस तरीके से देना है, ये तय हुआ। और इसके बाद उसने ये कहा कि मैं ठीक है दोनों भाइयों को जेल से निकाल दूँगी। जब मैं पहुंची तो लड़की ने लड़के के परिवार में फिर फ़ोन करके कहा कि मुझे उन दीदी का नंबर चाहिए जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ। तो मेरे द्वारा उसको नंबर दिया गया। जब नंबर पहुंचा तो लड़की का कहना था सारी बातें व्हाट्सएप कॉलिंग पर होंगी, हमारी कॉलिंग पर नहीं होंगी। मैंने कहा ठीक है। तो व्हाट्सएप कॉलिंग उस नए नंबर से डाउनलोड किया गया। लड़की को बताया गया कि व्हाट्सएप डाउनलोड हो चुका है। अब लड़की द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग आने लगी। जब मेरे पास लड़की की व्हाट्सएप कॉलिंग आने लगी तो वो सारी कॉल जो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि लड़की क्या कहना चाहती है। लड़की ने पैसे की डिमांड, पैसे देने का तरीका, किस तरीके से मेरे द्वारा उसको ये बताया गया आज इतने का इंतजाम हो चुका है, कल इतने का इंतजाम। 18 लाख की रकम है भाई, 18,000 नहीं है जो किसी पेड़ से तोड़ कर ले आऊँ और तुझे तेरी झोली में डाल दूँ। तो मैंने उसको सीधा बोला कि 18 लाख है, बहुत बड़ी रकम है, मैं करती हूँ। जब ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं वहाँ 30 जुलाई को पहुँची तो सबसे पहले ये भी सुनने में आया था कि पूरे पुलिस प्रशासन, इसमें पुलिस प्रशासन से मतलब थाना जो लोकल का है, क्योंकि कार्रवाई तो लोकल के थाने को ही करनी होती है, तो वहाँ पर ये लोग शामिल हैं। और मुझे ये भी पता था कि मेरा प्लान फेल हो सकता है, तो इसलिए मैंने वहाँ के पत्रकारों को, स्थानीय जो पत्रकार हैं उनसे सूचना दी, उनको बताया, उनको अवगत कराया इस पूरी घटना से, जिन्होंने सच का साथ देने के लिए वो मेरे साथ खड़े हुए और कहा कि वो मेरे साथ हैं। जब वो मेरे साथ मौके पे पहुँचे और लड़की द्वारा ये सुनिश्चित हुआ कि SBI बैंक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हम लोग पहुंच रहे हैं और लड़की वहाँ पैसा लेने के लिए आ रही है। मेरे हाथ में 2 चेक थे 9-9 लाख के, जो मैंने फर्जी साइन करके उसको रख लिए थे ताकि लड़की को ये मैं विश्वास दिला सकूं कि हाँ ये पैसे मैं निकालने जा रही हूँ। तो लड़की को मैंने बोला ठीक है मैं पैसे निकाल के लेके आती हूँ, आप रुकिए। लड़की वहाँ रुकी रही, अपने साथी को बुलाया, मैंने बैग में पैसे दिखाए, जो कि आपके लाइव के दौरान पूरा ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था कि पैसे देख लीजिए। लड़की ने बोला हाँ पैसे मैंने देख लिए हैं और आप जल्दी से इसको बैग दे दीजिए, मैं फिर वकील से बोल के आपके भाइयों को छुड़वा देती हूँ। लड़का वहाँ से दरअसल पैसे गिनने के नाम के बहाने से वहाँ से निकला था। जैसे ही वहाँ से मेरे को लगा कि ये भागने वाला है तो लड़की भी इधर से भाग रही थी, तो मैंने तुरंत लड़की को वहाँ पे पकड़ा। मैंने कहा तुम नहीं जा सकती हो, कैमरे ऑन है और तुम रिकॉर्ड हो चुकी हो पूरी तरीके से। लड़की ने, मैंने जिस तरीके से लड़की को पकड़ा, काफ़ी देर तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था छोड़ दिया, आपसे छुड़ा के कैसे भाग गई, आप तो इतनी हट्टी कट्टी हो। देखिए फालतू की बातें अच्छी नहीं लगती है। एक्चुअली
वहाँ पर कोई पुरुष उसको हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि लड़की उन पर झूठा आरोप लगा सकती है। केवल एक मैं महिला थी, मैं ही उसको हाथ लगा सकती, मैं ही उसको पकड़ सकती थी। तो जब मैंने उसको पकड़ा, उसी दौरान वहाँ पे क्षेत्राधिकार सीओ की गाड़ी निकल रही थी। मैंने सीओ साहब से मदद मांगी कि सीओ साहब इस तरह की बात है, प्लीज़ गाड़ी रोकिए। उन्होंने मदद नहीं की। इसका मतलब आप समझ सकते हो, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जब इस मामले में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो इस केस का असर क्या होता। जब वहाँ से सीओ की गाड़ी निकल गई और हम लोग जब मेरे नेल्स टूटने की वजह से ब्लड आने लगा था हाथ में, और लड़की ने मेरा हाथ झटका और वहाँ से वो भाग गई। हम लोग उसके पीछे भागे, हमने देखा कि लड़की कहाँ है, लड़की हमको नहीं मिली। उसके बाद हम लोग कोतवाली थाना, जो क्षेत्र का थाना था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे हमने पूरी बात बताई, तो पुलिस उल्टा हम पर हावी होने लगी। पुलिस का कहना था कि आपने पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो मैंने सीधा बोला, मैंने कहा जिस तरह पुलिस को किस लिए कॉन्फिडेंस में लेते हैं, इसलिए कि ताकि जिस तरीके से अभी 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, एक आरोपी को एक अपहरण किया गया था, उसमें पुलिस ने 30 लाख भी दे दिए और उसके बावजूद लाश लड़के की मिली है। तो क्या इसलिए हम आपको बताते? भाई एसएसपी को मैं बता चुकी थी, 20 मीटर की दूरी पर एसपी कार्यालय था, आपने अपने पुलिस वाले क्यों नहीं भेजे? ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे पुलिस ने जब दबाव बनाया हम पे, ये सारी चीज़ हुई है। मेरे द्वारा जो तहरीर दी गई, उस तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन वो भी गलत सेक्शन में। जहाँ एफआईआर 384 और 387 सेक्शन में दर्ज की जानी चाहिए थी, मनी एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, वहाँ पर 420 में एफआईआर दर्ज की गई है, लड़की को लाभ देने के लिए, लड़की को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। इसी दौरान जब हम थाने पहुँचते हैं, 15 मिनट की अंदर जो लड़की हमको ढूंढे से नहीं मिल रही थी, वो पुलिस थाने के कांटेक्ट में थी और 15 मिनट के अंदर फिल्मी स्टाइल में लड़की को लाया गया। उसके बाद लड़की को अंदर बैठाया गया। बैग में से रुपए गायब थे। बैग में से मैंने बताया आपको 9 लाख के 2 चेक थे और 2 लाख रुपए कैश थे, जो कि लड़के परिवार द्वारा अकाउंट से निकाले गए थे, जिसकी पूरी डिटेल हमने पुलिस को दी है। और जब वो पैसे ऊपर जमाए गए थे, तो उस समय लड़की का बैग तो आ गया था, लेकिन जब पत्रकार, सबसे बड़ी बात इसमें पोल ये है कि जब पत्रकार ये कह रहे थे कि हम साथ में चल रहे हैं, लड़की को गिरफ्तार करने आप जा रहे हो, तो हम साथ में चल रहे हैं, तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पुलिस ने मना कर दिया कि पत्रकार आप मत जाइए, हम लेके आ रहे हैं लड़की को, यहीं लेके पहुंचते हैं। किसको पता था कि उसमें से पुलिस गायब करने वाली है पैसे? तो वो लड़की ने गायब किए हैं या पुलिस ने गायब किए हैं? अब दरअसल बात ये आ रही है कि इस मुद्दे पर ना तो पुलिस बोलने को तैयार है और ना ही लड़की बोलने को तैयार है कि वो आखिर पैसे कहाँ हैं। और दूसरी बात, अब सबसे बड़ी बात आती है, लड़की ने अब ये पैसे कहाँ काम आ रहे हैं, ये आपको सुनने को मिलेगा आगे, कि जब ये सारा मैटर हो गया, हमारे द्वारा जो एफआईआर लिखवाई गई थी, ये सब हो गया, तो उसके बाद मैं जब ग्वालियर लौट कर आई, तो अंदर केबिन में बैठकर, जब मैं थाने में बैठी हुई, मुझे धमकाया गया कि पुलिस जब चाहे जब आपको उठा सकती है, पुलिस जब चाहे जब आपको बुला सकती है। तो मैंने सीधे शब्दों में कहा कि आप डरा धमकाने की क्या ज़रूरत है, आप वैसे ही बोल दीजिए, मैं तो वैसे ही आ जाऊँगी, मेरा तो काम ही यही है, थाने कोर्ट कचहरी, आप बुलाइए, मैं आऊँगी। जहाँ मेरे स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ आपको मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है, मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो इतना बोलने के बाद जब मैं ग्वालियर आ गई थी, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आए, तब मुझे पता चला कि पुलिस ने उस 2 लाख का उपयोग कहाँ किया है, वो मैं आप बताती हूँ। लड़की के साथ मिलकर एक फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें ये बताया गया कि काजल और ये जो पत्रकार थे, इन लोगों ने मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ की है। तो कैमरे के सामने एक चीज़ जहाँ रिकॉर्ड हो रही है, जहाँ वो पैसे लेने आ रही है, वहाँ छेड़छाड़ भी उसके साथ हो गई। तो कोई बात नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ये कह रही है कि आपने लड़की को गुमराह करके बुलाया। तो भाई हमने गुमराह करके बुलाया तो हम बुलाएंगे ना लड़की को, लड़की क्यों बुलाएगी? फ़ोन तो सारे लड़की की तरफ से हैं, कॉल तो सारी लड़की की तरफ से, हमारी तरफ से तो कॉल है नहीं है, लड़की बुला रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले ये क्यों नहीं देख रहे हैं इसके अंदर कि जिस लड़की के परिवार ने लड़के के ऊपर, संदीप यादव, जिस परिवार के पीड़ित परिवार के ऊपर अपहरण का मुकदमा, शादी का झांसा देकर फिर रेप केस, आखिर उस लड़की को उस पीड़ित परिवार से इतना प्रेम क्यों है? वो बार बार वहाँ पहुँच क्यों जाती है? ये बार बार वहाँ पे क्यों दर्शा रही है? कभी छेड़खानी करो मेरे साथ, कभी रेप करो। भाई पीड़ित परिवार को थोड़ी पता है तू कहाँ है, बुला तो तू रही है ना। तो इन सारी चीज़ों से साबित तो हो रहा है कि तू अपनी जगह गलत है, सारी चीज़ें कर रही है और हमारे पास सारे एविडेंस भी है। तो कोई बात नहीं, पुलिस ने जो किया, यूपी जो पुलिस थी वो तो बदनाम वैसे ही थी, लेकिन इस कारनामे के बाद पता चल गया कि वो किस तरीके से काम कर सकती है और कितना नीचे गिर सकती है। मेरे ख्याल से ये दलाली खाने में अपनी माँ बहनों से भी पीछे नहीं हटेंगे, ये वहाँ भी दलाली खा लेंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पुलिस वालों से या फिर ये कह सकते हैं कि हमेशा लड़कियों के खिलाफ रहती थी, लगता था गलत के खिलाफ रहती थी, लेकिन आज ये पता चला कि अब ये नई चीज़, नया ट्रैक शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मुझे पुलिस वालों के खिलाफ भी काम करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि उनका सही तरीका क्या है काम करने का, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो फिलहाल इस ट्रैक पर चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे है। बाकी हर चीज़ में मैं साथ हूँ, चाहे जो भी हो। इन फ्यूचर कुछ भी होता है
मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, ये मैं उनको बता चुकी हूँ कि आपको जो करना है, पुलिस वालों को बता चुकी हूँ आपको जो करना है वो करते रहिए, मैं अपना काम करती रहूँगी। रही बात मेरे द्वारा मेरा एड्रेस, मेरा नाम, मेरा नंबर, सब चीज़ नोट कराने के बावजूद भी पुलिस ने पत्रकारों को गलत सूचित किया कि महिला संदिग्ध है, तो इस पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हूँ। क्योंकि बात यहाँ पे इंडिविजुअल काजल जादौन की नहीं है, बात यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन की है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गलत फर्जी महिलाओं के खिलाफ काम कर रहा है, और यहाँ पर ये इंडिविजुअल मुझे पार्टी बना रहे हैं, तो नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। अब यूपी पुलिस देखते हैं कितने पानी में जाती है और इस मामले को कितना ये उन पर भारी पड़ने वाला है या उनके लिए क्या होने वाला है, ये अब समय के हिसाब से पता चलेगा। तो देखते जाइए, हर चीज़ का लाइफ में एक अच्छा और बुरा हर पहलू होता है, तो मैं सबके लिए तैयार हूँ। जब ओखली में सिर दिया है तो दूसरे से भी क्यों बचो। जब हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, हम किसी गलत चीज़ को, गलत कानून को सही करने के लिए और सही बात बताने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके प्रतिक्रियाओं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जो मेरी परवाह कर रहे थे, मेरी चिंता जो कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी क्या हो रहा है, आपके साथ गलत हुआ, बिल्कुल परवाह मत कीजिए। अच्छे देखिए, आप सिर्फ एक चीज़ समझिए, इस जब राम के युग में, सतयुग में रामायण जो हुआ था, अगर रावण सीता को उठाकर नहीं लेके आया होता, सीता माता को अपहरण करके नहीं लाया होता, तो रावण का वध नहीं होता। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण महाभारत में, वो महाभारत नहीं रची होती, इतना सब कुछ तहस नहस नहीं हुआ होता, यदि सही होता, उसको गलत तरीके से किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ होता। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ महाभारत, कुछ रामायण होने को होगा, देखेंगे। रही बात, हर बार वही चीज़ कहती हूँ, मौत और ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, तो डरने की हमको आवश्यकता नहीं है, जो होगा देखेंगे। लेकिन इस पुलिस वालों की भी ईंट से ईंट ना बजा दी, तो बोल दिया है मैंने उनको कि मेरा नाम काजल जादौन नहीं, तुमको बता दूंगी तुम्हारा सही कर्म क्या है, तुम्हारा सही तरीका क्या है, तुमने जिस तरीके से आज तक फर्जी महिलाओं के सपोर्ट में जो काम किया है, वो तरीका क्या है, और एक सही इंसान का काम करने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बता दूंगी। जय हिंद। देखते रहिए आगे इस मामले में क्या होता है क्या नहीं, देखते रहते हैं। तब तक ले दीजिए इजाज़त। कुछ नया होगा तो बिल्कुल आऊँगी, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल बताऊँगी कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो आप लोग भी तैयार रहिए। जहाँ आपको लगता है कि मैं पीड़ित पुरुषों की लड़ाई लड़ रही हूँ और आप लोगों को साथ होना चाहिए, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जब मैं निस्वार्थ भाव से आपके लिए खड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों को भी ज़रूरत होगी तो खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद।